नमस्कार दोस्तों, माई सीजी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए पूरा अप्रैल माह का सेलेक्टेड करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो कि जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो मंडी निरीक्षक का हो या सीजीपीएससी 2021 हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला करंट अफेयर का प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? चलिए इसका आंसर देखें। इसका आंसर है रजनीकांत। तो आपको याद रखना है इनका नाम रजनीकांत। इनको 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 3 मई को, आई थिंक, मतलब आज या कल इसका ये सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा अप्रैल में किया गया था और यह अवार्ड जो है 3 मई को, मतलब आज, उन्हें ये मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य है? मतलब कौन सा राज्य सरकार है जिसने हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है, और ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये राज्य के प्रत्येक परिवार को मिलेगा? तो इसका ऑप्शन है चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, ये योजना, जितने योजनाएं होते हैं ना, और जो योजना अदर स्टेट्स के भी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखो ये योजना ऐसा है कि देश का पहला योजना है जो प्रत्येक प्रत्येक परिवार को, मतलब राज्य के प्रत्येक परिवार को दिया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे योजना का आपको लिस्ट बना के रखना है। सब किसी भी एग्जाम में, 1 साल के अंदर, 2 साल के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सी स्वास्थ्य योजना है? तो छत्तीसगढ़ में एक योजना का आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ये योजना कब लॉन्च हुआ है? तो 1 जनवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डेट पूछा जाता है कि योजना कब स्टार्ट हुआ है, तो आपको डेट अच्छे से याद रखना है। अभी अपने नोटबुक में लिखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ कब हुआ है? 1 जनवरी। मंडी निरीक्षक के एग्जाम में पूछने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है योजनाओं की डेट। और पहले हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड चलता था, अब स्मार्ट कार्ड की जगह पर राशन कार्ड से होगा निःशुल्क उपचार। तो ये योजना का नाम क्या है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, इसी प्रकार एक योजना का आपको और नाम याद रखना है जो छत्तीसगढ़ में चलता है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। यह योजना भी 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है? इसमें जो बड़े बीमारी है, गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी है, उनके इलाज से जो व्यय हुआ, खर्च होगा, उसको राज्य सहायता उसका क्या करेगा? भुगतान करेगा। और इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा। ठीक है, ये 2 योजना आपको याद रख लेना है, एक खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और दूसरा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। उद्देश्य पूछने की संभावना बहुत कम है, पीएससी में पूछा जाएगा, लेकिन जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उनमें डेट पूछा जाएगा। तो डेट याद रखना, 1 जनवरी 2020 से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है, कि ये जो महेंद्रगिरी है वो राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बता देता हूं। तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर बनाए जाने का घोषणा किया है। तो उड़ीसा राज्य का जो पहला है वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये उड़ीसा राज्य का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आपको इसलिए याद रखना है कि अभी अभी सिमलीपाल में भीषण आग लगी थी, भयंकर आग लग गया था, तो ये करंट में उड़ गया है, करंट के टॉपिक में आपका आ गया है। तो क्या हो सकता है, ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, ये प्रश्न बन जाए। अभी एसीएफ का जो परीक्षा होने वाला है, एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर, तो उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है एनवायरमेंट के खंड से। ठीक, तो उड़ीसा में है। और किसको घोषणा किया गया है? महेंद्रगिरी। तो ये आपको याद रख लेना है, महेंद्रगिरी और सिमलीपाल, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा में। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है?
तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, मतलब उनको कंजर्व करना है के लिए बनाया जाता है। तो ये जो बायोस्फीयर है ना, वो इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन आपने एनवायरनमेंट के खंड में पढ़ा होगा। इन सीटू का मतलब होता है जो भी पेड़ पौधे जंतु जानवर हैं उन्हें उन्हीं क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में संरक्षण देना। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। ये कोई जंगल है, ये कोई जंगल है, ये कोई वहां के वनस्पति हैं, जंतु जानवर हैं, जंतु जानवर है। तो इस वनस्पति और जंतु जानवर को इसी क्षेत्र में कंजर्व करना कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये कोई जंगल है, ये वहां के वनस्पति हैं, जंतु जानवर हैं। तो इन जंतु जानवर या वनस्पतियों को यहां से रिलोकेट करना, रिलोकेट मतलब प्रतिस्थापित करना, और कहीं दूसरी जगह ले जाकर उनको संरक्षण प्रदान करना कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व में इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन को संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। कोर जोन जो होता है ना, वो काफी संवेदनशील होता है, यहां पर मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। बफर जोन जो है वो कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का एरिया होता है। ठीक है, यहां वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति होती है। और जो ट्रांजिशन जोन है, उस जोन में वो जो जोन है ना, वो बायोस्फीयर का सबसे बाहरी जोन होता है। जैसे यहां पर आपको समझाता हूं मैं, ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, मान लो ये जो सबसे अंदर है ये होगा कोर जोन, ये वाला। उसके बाद का जो एरिया होगा वो हो जाएगा बफर जोन, और जो सबसे लास्ट का है वो है ट्रांजिशन जोन। तो जो कोर जोन है, यहां आपको स्क्रीन में जो कोर जोन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी मानवीय गतिविधि को अलाउ नहीं किया गया है। बफर जोन में केवल वैज्ञानिकों को अलाउ किया जाता है। और ये ट्रांजिशन जोन है, यहां पर आदिवासी या गांव लोग यहाँ निवास करते हैं। और जो पर्यटन स्थल भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं बायोस्फीयर घूमने जा रहा हूं, तो हम लोग केवल ट्रांजिशन जोन है वहीं पर ही हमको घूमने फिरने का अलाउ किया जाता है शासन द्वारा। ठीक है, तो ये 3 जोनों में डिवाइड किया गया है। ये प्रश्न बनते हैं, जितने मैं बताते चल रहा हूं सब प्रश्न बनेंगे। एसीएफ में बन सकता है, पीसीएफ में बन सकता है, हर एक जगह ये प्रश्न बनता है। एक चीज और याद रखना, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक, 1986 में इसे स्थापित किया गया था। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किया था। ठीक, इसको याद रखना। आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए आवाज आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा। देखिए आगे चलिए, आगे देखिएगा, जो अगला टॉपिक, अगला जो है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर मतलब होता है लिंग। तो जो जेंडर में मेल फीमेल के बीच में जो गैप आपको दिखाई देगा किसी देश में, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, ये रिपोर्ट के माध्यम से, कि किस देश में कितना गैप है। जैसे भारत में ज्यादा गैप दिखाई देगा आपको। गैप का मतलब हो गया, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, महिला कम पढ़े लिखे होंगे, पुरुष ज्यादा सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में होंगे, महिलाएं कम नौकरी करते होंगे। इस तरह से पुरुषों को ज्यादा अधिकार होगा और महिलाओं का जो अधिकार है वो संकुचित होगा। तो इसको हम लोग गैप बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो देखिए, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान मिला है वो है 140। मतलब भारत को 156 देशों में 140वें पोजीशन पे रखा गया है। सोचिए भारत की स्थिति। इस रिपोर्ट को कौन लॉन्च करता है, कौन जारी करता है? तो वो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ये नाम याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आप लोग एक लिस्ट बनाइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है, ये रिपोर्ट, ये लिस्ट बना लेना। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखाई दे जाएगा कि ये कौन जारी करता है, वो कौन जारी करता है। ठीक, इसको याद रख लेना। ठीक है, बस इतना याद रख लो। यहां से भारत की रैंक याद रख लो, 140वें नंबर पे।
इस इंडेक्स में जो टॉप 10 कंट्री है उसमें आपको नाम दिखाई देगा आइसलैंड, इसका रैंक 1 है, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे, चौथा न्यूजीलैंड। इस तरह से आपको ये रैंक में आपको टॉप जो फर्स्ट है आइसलैंड, इसका नाम याद रख लेना है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसमें जो ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी आपको दिखाई देता है वो है आइसलैंड, सबसे अच्छी कंट्री। ठीक, आगे देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है इरफान खान। इनकी जो फिल्म थी इंग्लिश मीडियम फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। अब और भी देख लीजिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी उसका नाम है थप्पड़। मुख्य अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो है तापसी पन्नू, मूवी का नाम है थप्पड़। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में अमिताभ बच्चन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इरफान खान को। ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे, तो इसका अच्छे से नोट कर लेना। और इसका जो पीडीएफ है ना, ये जो करंट अफेयर है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? कौन से बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसको मिला है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस का खिताब कौन सी खिलाड़ी ने 2021 में जीता है? यह प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी। इनका नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न बनते हैं। ऐसे जो टेनिस टूर्नामेंट है इसको आप स्पेशली याद रखना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है तो प्रश्न एग्जाम में बनने की चांसेस काफी है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 100 मेगावाट उसका क्षमता होगा। कौन स्थापित करेगा? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, बस ये याद रख लेना। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन है अभी जो अगले बने हैं? तो इसका सही आंसर है जस्टिस एनवी रमना। इनका नाम आपको याद रखना है। अब जो हमारे एग्जाम है ना, वो एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि करंट में जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनता है कि उनका पोजीशन क्या है, क्रम क्या है। तो याद रखना 48वां जो अभी न्यायाधीश बने हैं जस्टिस एनवी रमना, उनका क्रम क्या है? 48वां। ठीक, तो 47वां इससे जो पहले थे वो थे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न कैसा बनेगा एग्जाम में बनेगा कि 47वें भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे या कौन है, ऐसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये 47वें 48वें क्रम है, उनका क्रम याद रखना। व्यापम में जो मंडी निरीक्षक है या व्यापम सबसे ज्यादा है, क्रम ही पूछता है। ठीक अगला प्रश्न है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली कर दिया है? तो इसका आंसर है सूरदास। जो सूरदास की तपस्थली है ना, जहां पर उन्होंने तप किया था, वो है महमूदपुर, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? परासौली कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन, तो ये इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी यह सम्मान दिया जाएगा। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त,
तो इसका आंसर है सुशील चंद्रा। जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा, इसका नाम आपको याद रखना है। अब यहां भी व्यापम क्रम पूछता है, तो इनका क्रम है 24वां। देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है सुशील चंद्रा, इनका नाम याद रखना है। ठीक, इससे पहले जो कौन थे, सुनील अरोड़ा, इनका क्रम था 23वां। क्रम याद रख लेना, क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, नाम भी पूछा जाता है लेकिन क्रम पूछने की ज्यादा संभावना है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा, ये आपके पॉलिटी के खंड से जुड़ेगा, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। भारत का निर्वाचन आयोग है ना, भारत में लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, देश के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम पॉलिटी खंड में बनेगा, आपको कुट कुट के माध्यम से प्रश्न रहेगा कि भारत का निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव का संचालन करता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, यहां तक कि राज्य विधानसभा, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो कौन सा चुनाव से संबंधित नहीं है, तो राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं। याद रखना, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायत और नगर पालिका को चुनाव नहीं करवाता। इसके लिए संविधान में एक अलग पद है, वो है राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। और ये जो निर्वाचन आयोग है ना, ये संवैधानिक पद है। व्यापम में कई सारे आपको प्रश्न दिखाई देता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब होता है वह पद जिसका उल्लेख राज्य के संविधान में किया गया है, तो वो पद कहलाता है संवैधानिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, और जैसे नीति आयोग का जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है जलवायु परिवर्तन, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बनने वाला क्या है, बन चुका है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी डूब जाएगा पानी में अगर हम लोग अभी तक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो उत्सर्जन है अगर हम रोके नहीं। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग के श्रेणी में निम्न में से किसे स्वर्ण पदक, गोल्डन से सम्मानित किया गया है, या उन्होंने जीता है, सम्मानित नहीं किया, जीता है। तो इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। तो इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में मैं सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। भारत को ये पहले याद रख लेना कि ये हो कहां पर रहा था, तो इसका आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया था। ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो कहां पर किया जा रहा था, अल्माटी कजाकिस्तान। इस स्पर्धा में भारत को तीसरा स्थान मिला है, ओवरऑल रैंकिंग भारत की जो है वो 3rd है। इस स्पर्धा में भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं। 14 पदक में से 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूं। जो 5 खिलाड़ी हैं जो गोल्ड जीते हैं, गोल्ड पदक जीते हैं, वो है विनेश फोगाट, सरिता मोर, दिव्या काकरान, अंशु मलिक, रवि कुमार दाहिया। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विभिन्न श्रेणी में। आपको दिख रहा है 53 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल है ना, इस तरह से जो श्रेणी है। उसी प्रकार बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये कांस्य पदक की भी सूची है आपके पास। आपको नाम किसका याद रख लेना है, जो गोल्ड जीते हैं ना उनका नाम आपको याद रख लेना है। रजत जो जीते हैं वो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और भारत को टोटल 14 पदक मिला है। भारत का ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 3rd था। ये सब आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहां किया जा रहा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है, तो वो ग्रह है मंगल ग्रह। अब भारत का जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था, जिसे हम बोलते थे MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन या मंगलयान मिशन, इसके बारे में बता दूं। इस मिशन का प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट के माध्यम से किया गया था।
और ये मंगल ग्रह की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो 24 सितंबर 2014 को। ये दोनों प्रश्न हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना। एसीएफ का जो परीक्षा होने वाला है, एसीएफ या फॉरेस्ट रेंजर का जो परीक्षा होने वाला है, उसमें ये प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना, अब मैं भी देखूं आपको कितना मेमोराइज हुआ ये। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य यही है कि पृथ्वी को बचाना है। किससे बचाना है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रदूषण से, जो वायु का गुणवत्ता खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, इन सबसे पृथ्वी को हमको बचाना है। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को वर्ल्ड पृथ्वी जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम भी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका थीम है पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। ठीक, थीम भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो इसका आंसर है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में है। इनका नाम याद रखना। वो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह किन्होंने किया है? अभी हाल ही में प्रियंका मोहिते, और ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कहां की जो प्रेस है, न्यूज है, मीडिया है, वो फ्री है। जो सबसे ज्यादा फ्री होगी उसको रैंक 1 मिलेगा। तो भारत का स्थिति देख लेते हैं इसमें। तो भारत का स्थिति है 142, मतलब भारत का 142 रैंक है। कितने में देशों में? 180 देशों में। तो ये भारत का बहुत ही खराब स्थिति है। मतलब भारत का जो प्रेस फ्रीडम है वो ना के बराबर में है, ये मान के चलिए। ये रिपोर्ट देखिए आप, इसमें जो टॉप किया है वो नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क। जितने भी अच्छे इंडेक्स में जो रैंकिंग में जो टॉप करता है ना, वो आपको यही कंट्री आपको दिखाई देगा। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यही सब आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो भारत की स्थिति काफी खराब है। अच्छा, तो ये जो रिपोर्ट है वो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये याद रख लेना आप। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। अब ये आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम होता क्या है? इसको हम लोग एस्मा बोलते हैं, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। तो ये कोविड-19 के मामले में वृद्धि के कारण इसे लागू किया गया है। इस योजना के तहत, मतलब ये जो एस्मा है, इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर जो चाह के भी मना नहीं कर सकता कि मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, उसे काम करना ही पड़ेगा। कोई नर्स है, वो छुट्टी चाहेगी तो बेमतलब उसे छुट्टी नहीं मिलेगा। अब जैसे कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो कोविड जब बहुत ज्यादा फैल रहा है तो नर्स डॉक्टर लोग अगर हड़ताल पे चले जाए या बोल दें कि इतना केस बढ़ रहा है तो मैं काम नहीं करूंगा, 1 साल छुट्टी लूंगा, तो ये नहीं कर सकता, ये अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इस एस्मा आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता। यह एस्मा आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस और भारत ने अभी हाल ही में वरुण नामक युद्ध अभ्यास किया है। ये युद्ध अभ्यास आपको लिस्ट बना लेना है जो 2020 और 2021 में हुए हैं। ये व्यापम मंडी निरीक्षक में पूछे जाने की काफी संभावना है।
पीसीएस भी पूछा जाता है, मतलब अधिकतर एग्जाम्स में जितने भी नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जो भी युद्ध अभ्यास है, उनका नाम या कौन से देश के मध्य हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो वरुण युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्कर, बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो इसका आंसर है नोमैडलैंड। जो नोमैडलैंड मूवी है, इसे बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अब बेस्ट एक्टर का नाम याद रख लिए, एंथनी हॉपकिंस, और बेस्ट एक्ट्रेस का नाम याद रखिए, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये आपके एग्जाम में। इसका नाम याद रख लेना, राफेल नडाल। नडाल ने अभी हाल ही में अपना 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये पहली महिला अधिकारी। तो आपको नाम याद रखना है। तो इनका नाम है वैशाली हिवासे। इनको कमांडिंग अधिकारी BRO में नियुक्त किया गया है। अब BRO क्या होता है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज अ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। जो BRO है ना ब्रो, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है रोड नेटवर्क को। कहां पर के? बॉर्डर एरिया के। बॉर्डर एरिया मतलब भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चीन हो गया, ठीक है। इनके जो रोड है उनको ये डेवलप और मेंटेन करता है। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में है। इसका फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो आज हमने अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस है, उसको मैंने बताया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा।